हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ हेमेंद्र। तो आज हम जेल प्रहरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, व्यापम के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको व्यापम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी वर्षा बहुत ही तेज हो रही है। तो चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन। द्रव्यमान एम का एक पिंड वेग v से दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है, तो इनके संवेग में परिवर्तन है। तो द्रव्यमान एम का कोई एक पिंड है जो वेग v से एक दीवार पर टकराता है, तो और समान वेग से वापस उछलता है, मतलब वापस लौटता है समान वेग से। तो इनके पहले के संवेग और अभी के संवेग में, अंतिम और प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान द्रव्यमान एम है और वेग है वी। और संवेग संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, एम इंटू वी, ये होता है संवेग। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह समान वेग से वापस उछलता है, मतलब वह समान वेग से वापस लौटता है। तो वापस लौटने पर संवेग, एक तो संवेग लग रहा है एम वी और एक लग रहा है वापस लौटने पर संवेग। एक है वापस लौटने पर संवेग, वापस लौटने पर संवेग, वापस लौटने पर संवेग लग रहा है माइनस एम वी लग रहा। अब संवेग में परिवर्तन क्या देखेंगे अपन? संवेग में परिवर्तन देखेंगे। संवेग में परिवर्तन मतलब कि अंतिम माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग कितना है? माइनस एम वी है। अंतिम संवेग है माइनस एम वी, माइनस प्रारंभिक संवेग कितना है? एम वी है। तो एम वी हो गया। तो माइनस माइनस टू एम वी हो गया, 2 MV। तो इसका आंसर आएगा 2 MV। इसका आंसर 2 MV आएगा। फर्स्ट आंसर आएगा इसका 2 MV। संवेग में परिवर्तन है 2 MV, इसका फर्स्ट आंसर आएगा। हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल इनमें से कोई नहीं। दाब में वृद्धि के साथ बढ़ती है, दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है, दाब में वृद्धि के साथ कम होती है। तो जो हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल है, वह ध्वनि की चाल हवा में ताप पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की चाल है वो हवा में ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, न कि दाब पर। दाब पर वह बिल्कुल निर्भर नहीं करती है हवा में ध्वनि की चाल। तो दाब में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दाब पर निर्भर ही नहीं करती है हवा में ध्वनि की चाल। इसके बाद दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है, दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। इसका आंसर आएगा दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है, क्योंकि हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वह टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करती है। तो दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। इसका आंसर आएगा दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है, क्योंकि वह दाब पर तो निर्भर ही नहीं करती है, इसलिए दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचना के स्तर पर देखे जा सकते हैं जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, बहुकोशिकीय में, एक कोशिकीय में। तो संरचना के स्तर पर बहुकोशिकीय जीवों में देखे जा सकते हैं। इसका आंसर आएगा बहुकोशिकीय जीवों में, ऑप्शन नंबर 3। लकड़ी उदाहरण है एक पूर्ण पारदर्शी, आंशिक पारदर्शी, बहुलक और अपारदर्शी। तो जो एक लकड़ी है, लकड़ी अपारदर्शी है। अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो जो लकड़ी है वह एक अपारदर्शी है। विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग है।
तो जो विषाणु होते हैं वायरस, उनके द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स, इनमें से कोई नहीं। एस्परजिलोसिस, मुख तथा खुर रोग। तो जो विषाणु द्वारा जंतु में होने वाला रोग है वह मुख तथा खुर रोग है। इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, मुख तथा खुर रोग। यह रोग मुख्य रूप से घास खाने वाले जंतुओं में होता है। यह रोग घास खाने वाले जंतुओं में होता है, और जैसे गाय, बकरी, भैंस, और इसके मुख तथा खुर में सूजन आ जाती है और कई दिनों बाद वहां पे फफोले पड़ जाते हैं और वहां से खून बहने लगता है। ये होता है मुख तथा खुर रोग, और यह एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु द्वारा यह उत्पन्न होने वाला रोग है जंतुओं में। जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय के कोष्ठों की संख्या होती है। तो जुगाली करने वाले पशु में आमाशय में जो प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं इनमें आमाशयों की संख्या होती है 4। वो 4 कौन कौन से है? उनके नाम है, एक तो रूमेन, और दूसरा है रेटिकुलम, इसके बाद तीसरा है ओबेसम, इसके बाद चौथा है एबोमेसम, चौथा है एबोमेसम। तो जो ये रूमेन है यह सबसे बड़ा भाग है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग है रूमेन, यह सबसे बड़ा भाग है। अयस्क में मौजूद रेत, चूना, पत्थर, चट्टानी सामग्री जैसे अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है? धातु कर्म, आधात्री, निस्तापन और संशोधन। तो जो अयस्क में मौजूद रेत, चूना, पत्थर जैसे अवांछनीय धरती पर अशुद्धता, उसे अधात्री कहा जाता है। इसका आंसर आएगा अधात्री। मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है। तो जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 33 जोड़ी, 31 जोड़ी, 32 जोड़ी और 36 जोड़ी। तो मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है 31 जोड़ी। इसका आंसर आएगा 31 जोड़ी। तो मनुष्य में 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है। जो 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं है ये मेरुरज्जु से निकलती है, और ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। 45 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है? H+, NH4+, NH4+, OH- और OH-। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 है। NH4 अमोनिया का रासायनिक सूत्र है, और यह एक प्रबल क्षार है। यह एक क्षारीय है, अमोनिया एक क्षारीय है। जब इसे जल के साथ घोला जाता है, NH4 प्लस H2O हो गया पानी, तो इसे जल के साथ इसे घोला जाता है तो NH4OH बनता है। NH4OH बनता है। तो NH पे होगा प्लस चार्ज और OH पे होगा माइनस चार्ज। तो NH और NH प्लस, NH4+ और OH-। तो इसका आंसर आएगा अमोनिया का जलीय विलयन NH4+ और OH- होता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्न गुणों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? अच्छी ऊष्मीय चालकता, अच्छी विद्युत चालकता, लचीलापन और उच्च गलनांक बिंदु। तो जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनमें खाना पकाने के लिए उसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो इनके किस गुण के लिए इन्हें खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा अच्छी ऊष्मीय चालकता। एल्यूमिनियम में अच्छी ऊष्मीय चालकता होती है। तो खाना पकाने के लिए ऐसे पदार्थ के बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें ऊष्मा के अच्छे चालक हो। अगर ऊष्मा के अच्छे चालक होंगे तो खाना बहुत ही जल्दी पक जाएगा। तो
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की उसमें चालकता अच्छी होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई है कि अच्छी उसमें चालकता। इसके बाद लचीलापन, एल्यूमिनियम लचीलापन तो होता ही नहीं है, एल्यूमिनियम बिल्कुल ठोस धातु है। इसके बाद उच्च गलनांक बिंदु, जिसका गलनांक कम हो, उच्च गलनांक बिंदु मतलब जिसका उच्च गलनांक बिंदु मतलब गलनांक बहुत ज्यादा हो, गलनांक बहुत ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर आएगा उच्च गलनांक बिंदु या अच्छी उष्मीय चालिता। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सा ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो FeCa, Mg और Na। तो जो Fe को बोलते हैं आयरन, Ca हो गया कैल्शियम अपना, इसके बाद ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया है, और Na सोडियम, Na हो गया सोडियम। तो ये जो तीनों धातु है Ca, Mg और Na, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ये अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ये Ca, Mg और Na। और सोडियम को तो हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा के संपर्क में आता है और आग उत्पन्न कर देता है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तीनों। तो इसका आंसर आएगा Fe। ये बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता है, आयरन लोहा Fe ये प्रतिक्रिया नहीं करता है बहुत जल्दी। ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, तीनों बहुत अधिक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसका आंसर आएगा Fe। जो आयरन होता है यह कम क्रियाशील धातु है, इसलिए यह ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। करता तो है मतलब, पर बहुत कम क्रियाशील है। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा धातुओं में आमतौर पर नहीं दिखाई देता है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातुओं में आमतौर पर नहीं दिखाई देता है? मतलब धातुओं में कौन सा गुण आमतौर पर नहीं दिखाई देता है? तो प्रकृति में धन्यात्मक, तो धातु प्रकृति में विद्युत धन्यात्मक होती है। जो धातु होती है जो प्रकृति में विद्युत धन्यात्मक होती है, और क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर देती है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर देती है धन्यात्मक होने के कारण। तो ये वाला गुण तो देखा जाता है कि प्रकृति में यह धन्यात्मक होती है। इसके बाद विद्युत चालन, तो जो धातु होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन भी आसानी से होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, मतलब आसानी से हो जाता है। तो विद्युत चालन भी देखा जा सकता है। इसके बाद लचीलापन, लचीलापन भी देखा जा सकता है धातु, क्योंकि धातुओं को मतलब पीट कर, हथौड़े से पीट कर बहुत ही लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है, इसलिए लचीलापन भी होता है। और निरस्ता, निरस्ता डुलनेस, तो धातुओं में आमतौर पर यह नहीं देखा जाता है डुलनेस, निरस्ता। निरस्ता का मतलब होता है कि धुंधलापन या मंदता। निरस्ता का मतलब होता है कि धुंधलापन या मंदता, इसको मंदता भी बोलते हैं क्योंकि धातुएं हमेशा चमकदार होती है। तो ये निरस्ता का गुण आमतौर पर नहीं देखा जाता है क्योंकि धातुएं हमेशा चमकदार होती है, धातुएं चमकदार होती है, इसलिए इसमें निरस्ता का गुण नहीं देखा जा सकता आमतौर पर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरस्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है? तो जो तांबा पदार्थ है वो कॉपर सल्फेट, मूल कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया कर हरे रंग की परत बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा, कॉपर सल्फेट, मूल कॉपर सल्फेट। जब तांबे से अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, जो तांबा है उससे कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई जाती है, तो नए कार्बोनेट्स बनते हैं, नए कार्बोनेट्स बनते हैं। और उन कार्बोनेट्स में
कार्बोनेट की विशेषता क्या होती है कि वह अम्लीय होते हैं, वह अम्लीय होते हैं, और जिसके कारण तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है। और अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय को अपन चेक कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक पीएच स्केल होती है, इसमें पीएच वैल्यू होती है, जिसमें पीएच 0, पीएच वैल्यू का मान 7 होता है। 7 से अधिक जो धातु होगी, 7 से 14 तक होगी जो धातु, वो क्षारीय होगी। जिसका मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगी, और जिसका मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा 0 1 2 3, वो अम्लीय होगी। और जिसका मान 7 से बहुत ज्यादा ही कम होगा वो एक प्रबल क्षारीय होगी, मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय होगी, वह 7 से कम होगा। सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी कौन सी है? शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पादप और उपयुक्त सभी। तो सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी हरे पादप है। ग्रीन प्लांट्स, ये प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बनाते हैं सर्वप्रथम। इसके बाद 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है, तब उसकी चाल होगी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है तो उसकी चाल होगी। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है 1/2 इंटू मास इंटू वेग, वेग का स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू मास का, मास इंटू वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्वेश्चन में अपन को वेग निकालना है, चाल, तो वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर बराबर, तो गतिज ऊर्जा मल्टीप्लाई 2, ये ऊपर आ जाएगा। गतिज ऊर्जा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जो द्रव्यमान है ये नीचे चला जाएगा, द्रव्यमान आ गया अपना नीचे। इसके बाद अपन देखते हैं, ये अगर स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर अगर हटाना अपन को तो इधर रूट लग जाएगा, ये रूट हो गया। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 1 जूल दी हुई है, और द्रव्यमान भी 1 किग्रा दिया गया है, तो कैंसल हो जाएगा। √2 क्या बचा? केवल √2 बचा, यहाँ पे बचा √2। और √2 को अगर सोल्व करेंगे अपन तो 1.414 आएगा, 1.414, तो इसका आंसर आएगा 1.4। ऑप्शन नंबर कौन सा है अपन देखते हैं, इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें, 1.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सोडा एसिड से आग कैसे बुझ जाती है? तो सोडा एसिड से आग कैसे बुझ जाती है? हवा की आपूर्ति काटने पर, इनमें से कोई नहीं, दहनशील पदार्थ को हटाने पर, और प्रज्वलन का तापमान बढ़ाने पर। तो जो सोडा एसिड है, तो किसी जलती हुई वस्तु पर, कोई वस्तु जल रही है उस पर अगर अपन सोडा एसिड डालेंगे तो वस्तु पर एक परत बन जाता है। मान लो कोई वस्तु है, इस पे अपन ने सोडा एसिड डाला तो वो वस्तु पर एक परत जम जाती है, जिसके कारण वस्तु के ऊपर एक परत जम जाती है, जिसके कारण उस पर हवा की आपूर्ति हट जाती है। जो हवा होती है उसकी आपूर्ति हट जाती है, और वो वस्तु है वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, और वह वस्तु, उसमें आग लगनी बंद हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा हवा की आपूर्ति काटने पर। ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका, हवा की आपूर्ति काटने पर। इसके बाद एक विद्युत अपघट्य है, एक धातु, इनमें से कोई नहीं, एक द्रव जो धारा का चालन कर सकता है, एक प्रकाश विद्युत सेल। तो इसका आंसर आएगा एक विद्युत अपघट्य है, एक द्रव जो धारा का चालन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3। जिन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है मैग्नीशियम से, आरएनए से,
एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से और डीएनए से। तो जो जीन की स्ट्रक्चर होती है वह डीएनए की बनी होती है, डीएनए से। इसके बाद जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती होती है तो निम्न के साथ गतिशील कहा जाता है: नियत त्वरण, नियत चाल, नियत वेग और एक समान वेग। तो इसका आंसर आएगा जब कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती होती है, मतलब समय के मध्य उस ग्राफ में होती है, तो उसे नियत चाल कहा जाता है। इसका आंसर सेकेंड नंबर आएगा, नियत चाल कहा जाता है। अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो समय बहुत हो जाएगा और आप इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाते हो। ग्रेट बियर है एक ग्रह, एक तारामंडल, एक गैलेक्सी और एक तारा। तो जो ग्रेट बियर है यह एक तारामंडल है और उस तारामंडल का नाम है सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल। तो ग्रेट बियर है एक, यह तारामंडल है, इसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल।